So hello everyone, I am Sudhanshu sir back with another session of accountancy class 11th। आज हम आपके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारे अकाउंटिंग के लिए जरूरी होते हैं। लास्ट क्लास में हमने अपने 12 कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आज हम अपने फर्दर कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। सो नाउ लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ इट। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपके साथ आज फिर से 12 टर्म्स निकाले हैं और इन 12 टर्म को यूज करके हम अपने अकाउंटिंग को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। तो यहां पे सबसे पहले जो टर्म हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब अगर देखा जाए तो हम बनाते किस पर हैं? दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट लॉस ड्यू टू इनकैपेसिटी ऑफ द डेटर्स टू पे द अमाउंट। मतलब यहां पे मान के चलेगा लॉस ड्यू टू इनकैपेसिटी ऑफ डेटर्स टू मीट देयर ड्यूज और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। तो अगर आपके कस्टमर जिन्होंने आपसे उधार पे माल लिया था, अगर उनकी कोई इनकैपेसिटी आ जाती है और वो आपके टाइम पर पैसा आपको नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में हमारे डेटर्स जो हैं वो बैड डेट्स का रूप ले लेते हैं। तो बैड डेट्स बेसिकली एक लॉस होता है बिजनेस के लिए, जो अकर होता है तब जब इनकैपेसिटी नजर आती है डेटर्स की टू पे द रेस्पेक्टिव अमाउंट जो हमें उनसे चाहिए था। ठीक है, तो बैड डेट्स की मैंने बात करी, इसको हिंदी में आप डूबत खाता भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इसकी काफी इंपॉर्टेंस आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में होगी, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बैड डेट्स की मैंने बात करी, कंप्लीट लॉस है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आता है डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म होता है एप्रिसिएशन, जब हम किसी की बड़ाई करते हैं। जब मान लीजिए टीचर स्टूडेंट की बड़ाई करता है, पूरी क्लास में उसको अप्रिशिएट करता है कि देखो इन्होंने कितना अच्छा काम किया था, या द स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, वी मस्ट जस्ट थिंक लाइक दिस ओनली, वी मस्ट स्टडी लाइक दिस बॉय। तो जब आप इस तरह की कोई बड़ाई करते हैं तो बच्चे का ना तो वेट बढ़ता है, ना हाइट बढ़ती है, ना कोई ब्यूटी बढ़ती है, पर उसकी वैल्यू जरूर बढ़ती है। इस वैल्यू को हम कहते हैं कि अगर बढ़ रही है तो एप्रिशिएट हो रही है, अगर ये वैल्यू घट जाए तो डेप्रिशिएट होती है। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि जो वर्ड डेप्रिसिएशन है ये हमारा यूज होगा इन कंटेक्स्ट विद फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। इसका मतलब हम कहते हैं डेप्रिसिएशन आपका एक ऐसा टर्म है जो कि बताता है दैट इज कंसर्न विद रिडक्शन इन द वैल्यू। किसकी वैल्यू? ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। अब अगर हम अपने एसेट की वैल्यू को, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जिनकी हमने बात की थी, जस्ट लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग, तो हम कहते हैं इन सब के ऊपर अगर कोई भी अमाउंट रिड्यूस किया जा रहा है तो वो डेप्रिसिएशन का नाम से किया जाता है। तो यहां हम कहते हैं ओइंग टू रीजंस, किन रीजंस के कारण डेप्रिसिएशन लगता है? पहला विद द वियर एंड टियर, और जिसको आप क्या बोलते हो? यूजेज ऑफ एसेट। दूसरा विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपके पास किसी भी एसेट को अगर आपने यूज नहीं किया है और आपके पास उसको रखे रखे टाइम बीत रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑल्सो द वैल्यू विल बी डिक्रीज, डेप्रिसिएशन विल बी लेविड, लगाया जाएगा तब भी। ओके, थर्ड रीजन हमारा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी इफ द वैल्यू ऑफ आर एसेट रिड्यूसेस कंसिडरेबली, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास उस केस में भी डेप्रिसिएशन लेवी होता है। बट यदि चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण आपका एसेट एकदम अनयूजेबल हो जाए, बिल्कुल भी डिस्कार्डेड हो जाए, तब हम उसको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस या डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, फिर हम उसको रखते हैं कैपिटल लॉस की श्रेणी में। इट मींस वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट एज कैपिटल लॉस और
अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वेयर द एसेट बिकम्स टोटली अनयूजेबल। तो यहां मैंने आपसे बात करी तो डेप्रिसिएशन आपका हमेशा फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट पे लगाया, सॉरी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट पे लगाया जाएगा। दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, जस्ट लाइक वी हैव नेम्ड इट, राइट। प्लांट मशीनरी फर्नीचर्स पे लगा सकते हैं हम, और लगाते हैं बेसिकली। रीजंस, यूजेज ऑफ एसेट के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये तीन रीजंस हैं जिनके थ्रू हम डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। एक डिफाइंड रेट से डेप्रिसिएशन लगता जाता है हर साल, और एसेट की वैल्यू हर साल डिक्रीज होती जाती है। हाँ, लेकिन डेप्रिसिएशन पे हम एक बड़ा सेशन लेंगे आपका, बिकॉज इट इज द चैप्टर दैट इज इंक्लूडेड इन योर क्लास 11। काफी बड़ा रोल आएगा, पूरे लेजर अकाउंट्स आएंगे, मैथड्स आएंगे, हम डिस्कस करेंगे देयर ऑन, राइट। नाउ अब यहां जाने के बाद स्टूडेंट, जैसे डेप्रिसिएशन की बात करी मैंने, दिस इज अ कंप्लीट नॉन कैश एक्सपेंस बट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओके। तो यहां बात हमने डेप्रिसिएशन की करी, अब बात हम करते हैं अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस की। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही पता चल रहा है प्रीपेड एक्सपेंस का, इट मींस एडवांस में पे किया हुआ खर्चा। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ये एक तरीके से पेमेंट इन एडवांस हो गया फॉर द टाइम पीरियड दैट इज येट टू कम। मतलब एक फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम के लिए अगर हमने पेमेंट आज ही कर दिया तो वो हमारा एडवांस एक्सपेंस या एडवांस अमाउंट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, जिसको हम इनफैक्ट प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंस आपका कोई खर्चा काउंट नहीं होता है तब तक जब तक कि वो पीरियड अराइव नहीं हो जाता। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, अगर एक बिजनेस में ओनर अपने गुड्स का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द गुड्स। अगर ओनर ने इंश्योरेंस प्रीमियम सपोज करो 12,000 का पे किया है फॉर फुल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025, तो जाहिर सी बात है अगर मैं फुल ईयर का प्रीमियम निकालूं तो ये 1 अक्टूबर से लेके चलेगा आपका 30 सितंबर 2026, ठीक है, पूरा साल भर हो जाएगा इसका। अब हम कहते हैं इन दोनों के बीच में हमारे ईयर एंड की डेट आती है, वो क्या है, मार्च 31, 2026। इट मींस यहां हम अपने अकाउंट्स जब प्रिपेयर करेंगे तो हम इन 6 महीने का ही खर्चा काउंट करेंगे, रेस्ट जो 6 मंथ्स होंगे उसका खर्चा काउंट नहीं होगा। तो अगर हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो एक्चुअल एक्सपेंस जो हमारे करंट ईयर को बिलोंग करेगा 2025-26 को, वो सिर्फ 6 मंथ का काउंट होगा, दैट विल बी 6,000। और जो हमारा 6,000 एडवांस में पे कर दिया, दैट विल बी टर्म्ड एज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो विद दिस एग्जांपल वी कैन से जो आपके पास एडवांस में पे किए गए खर्चे होते हैं, बेसिकली उनको हम खर्चा तब तक नहीं मानते जब तक कि आपका पीरियड वो अराइव नहीं हो जाता। तो तब तक के लिए प्रीपेड एक्सपेंस आपका एक करंट एसेट बन के रहता है। मींस प्रीपेड एसेट फॉर प्रीपेड एक्सपेंस विल बी क्राउंड एज करंट एसेट्स फॉर द टाइम पीरियड टिल द पीरियड अराइव्स, ओके। जो पेमेंट आपने एडवांस में करी है, जिसको आपने एडवांस एक्सपेंस माना, जिसको आपने प्रीपेड एक्सपेंस माना, दैट इज योर करंट एसेट। तो ये बात तो मैंने आपकी प्रीपेड एक्सपेंस की कर ली। अब बात जरा करते हैं आपकी अनअर्न्ड इनकम की। लेट्स टॉक अबाउट इट। अनअर्न्ड इनकम, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे एडवांस में पे किए हुए खर्चे थे वैसे ही एडवांस की जो रिसीट्स होती हैं, एडवांस में रिसीव किया हुआ कोई भी कैश अमाउंट आपकी इनकम तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपका वो पीरियड अराइव नहीं हो जाता। तो इट मींस अनअर्न्ड इनकम इज द अमाउंट ऑफ रिसीट in advance for the period that is yet to come or arrive। तो जैसे ही वो पीरियड आ जाएगा हमारी एडवांस इनकम एक्चुअल में इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी।
एक्चुअल में वो हमारी अर्नड इनकम मानी जाएगी। तो हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, अनअर्न इनकम, मतलब अभी तक अर्न नहीं है। तो जब अर्न ही नहीं है तो इनकम का रूप भी कैसे ले सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ रिसीव एंड ओनर हैज रिसीव्ड, इट विल बी क्राउंड एज करंट लायबिलिटी, यानी ये लायबिलिटी बन के रहेगी तब तक जब तक कि आपका वो कंसर्न पीरियड अराइव नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसमें हम एडवांस रेंट ले सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे बोलूं मैं कि 1 जनवरी को ओनर ने 18,000 रुपीज का रेंट पे किया, तो रेंट रिसीव्ड किया, नॉट पेड, रेंट रिसीव किया, तो 18,000 का रिसीव किया, जिसमें से हम कहते हैं 3,000 पर मंथ के हिसाब से। ओके, तो जाहिर सी बात है कितने पीरियड के लिए किया होगा, 1 जनवरी से 2025 से लेके 30 जून 2025। ठीक, तो अगर हमने 1 जनवरी 2025 से लेके 30 जून 2025 तक रिसीव किया, तो हम कहते हैं इस बीच हमारे पास हमारा क्लोजिंग ईयर आ जाता है, वो क्या है, मार्च 31, 2025। तो जाहिर सी बात है ये 3 महीने ही हमारे इनकम के तौर पे काउंट होंगे, रेस्ट दीज 3 मंथ विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट ईयर। तो 3 महीने की इनकम इस साल की काउंट होगी, 3 महीने की इनकम नेक्स्ट ईयर में काउंट होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमने प्रीपेड एक्सपेंस का इंश्योरेंस प्रीमियम काउंट किया था। ओके, तो यहां हमारे पास अगर बाइफर्केशन करें तो 3 मंथ्स का 3,000 के हिसाब से 9,000 का रेंट तो हमारी करंट ईयर की इनकम होगी, और 3,000 3 महीने के हिसाब से 9,000 की इनकम हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बात मैंने आपके सामने रखी है स्टूडेंट्स। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ अनअर्न्ड इनकम हैज बीन क्लियर टू यू। करंट लायबिलिटी तब तक माना जाएगा जब तक जो पीरियड नहीं आ जाता। तो इट मींस जो 3 महीने का 30 जून तक का रेंट हमें रिसीव हुआ है वो आपका करंट लायबिलिटी है तब तक जब तक कि 30 जून पास नहीं हो जाता। ओके, सो लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो अकाउंटिंग चलती है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे चलती है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि जब आप सारी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करते हैं, सारी चीजें, जरूरी थोड़ी कि हर बार हर इंसान के पास, हर बिजनेसमैन के पास कैश हुई, कई बार हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार उधारी भी करनी पड़ती है। तो जब आपके पास कोई भी ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेसमैन या ओनर ने या प्रोपराइटर ने पे नहीं करे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब ड्यू और पेबल और अनपेड एक्सपेंसेस, या क्या कह सकते हो, पेमेंट्स टू बी मेड। तो वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस जो हमें पे करना था, सपोज एक ओनर को अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी थी, वो नहीं पे कर पाया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। अगर टेनेंट को रेंट पे करना था, वो टाइम पे रेंट पे नहीं कर पाता है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम कहते हैं जितने भी आपके खर्चे होते हैं जो आप टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके लिए ड्यू हो जाता है। और जब तक ये खर्चे आपके ऊपर ड्यू रहेंगे, दे विल बी अगेन क्राउंड एज करंट लायबिलिटी। वो आपके करंट लायबिलिटी के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो होते रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा सुन, जो मैं आपको बता रहा हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब ऑल दोस एक्सपेंसेस दे आर येट टू बी पेड इन कैश बट स्टिल अनपेड और पेएबल। चाहे वो रेंट आपने पे करना था, नहीं किया, चाहे सैलरी आपने पे करनी थी, नहीं की, चाहे किसी को कमीशन पे करना था, वो भी नहीं पे कर पाए, मैनेजर को कमीशन देना था, नहीं दे पाए। इट मींस सारे खर्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रहेंगे। ठीक, तो अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था तो हम कहते हैं इसी तरीके से आती है आपके पास एक्रूड इनकम्स, मतलब ऑल काइंड ऑफ रिसीट्स टू बी रिसीव्ड इन कैश, और जिसको आप क्या बोल सकते हो, रिसीवेबल या अनरिसीव्ड। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इनकम नहीं है, इनकम तो है ही, बस आपको कैश में नहीं मिली। तो जब तक कैश में नहीं मिलती तब तक के लिए एक्रूड इनकम है। तो एक्रूड इनकम्स आर दोज इनकम दैट आर येट टू बी रिसीव्ड इन कैश, दे आर अर्नेड इनकम्स। ये बात क्लियर है, मतलब दीज इनकम्स आर अर्नेड इनकम्स, owner has earned them
इनकम इज अर्न, और जब तक रिसीव नहीं होती दे विल बी क्राउंड एज करंट एसेट्स। तो ये आपकी करंट एसेट्स बन के रहेंगे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो ये हमने 6 टर्म्स आपके साथ किए हैं स्टूडेंट्स, रेंजिंग फ्रॉम बैड डेट टिल एक्रूड इनकम। आई होप आपको क्लियर होंगे, और जैसे ही आप इन सबको अच्छे समझने लग जाएंगे, आपके अकाउंटेंसी का एक बेस आपके लिए बहुत स्ट्रांगली बनने लग जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द रिमेनिंग 6 टर्म्स। स्टार्ट करते हैं आपके साथ। नाउ 7th, deferred revenue expenditure। deferred revenue expenditure। देखिए स्टूडेंट, अगर आप मेरी बात मानो ना, तो आप कभी भी अकाउंटेंसी पढ़ो या किसी टर्म को पढ़ो, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ो, तो आप हमेशा सबसे पहले उसका लेवल या उसका नाम देखा करा करो। क्या लिखा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब डेफर्ड का मतलब होता है डीले, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम अर्निंग्स, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो जब भी वर्ड आपका आ जाए ना एक्सपेंडिचर, इसका मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट जो की जा चुकी है, किसके लिए? फॉर द बेनिफिट दैट विल बी रीप अप और अराइज इन सम फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इतना सा हुआ कि जब हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो हम एक ऐसे खर्चे की बात करते हैं जो आपने बहुत बड़े अमाउंट का किया है, पर आपने बेनिफिट एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया है। बेनिफिट आने में, इनकम अर्न होने में, अराइज होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज एक सिंपल पर्सन है एक्स, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उसने बहुत बड़े अमाउंट का एक्सपेंडिचर कर दिया। से उसने 1 लाख से भी ज्यादा रुपए का एक्सपेंडिचर उसने 1 महीने में कर दिया। अब इनकम तो हुई नहीं। अब ये थोड़ी जरूरी है कि 1 लाख का खर्चा किया तो 1 लाख की इनकम आपकी 1 महीने में हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे टाइम आपका लगेगा, टाइम पीरियड जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि जो खर्चा हमने एडवर्टीजमेंट के रूप में किया था वो आपको धीरे धीरे इनकम अर्न करके देता जा रहा है। बट द बेनिफिट अगेन आई से विल बी डेफर्ड। डेफर्ड मतलब आगे आने वाले महीनों के अंदर हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहां हमने बात करी आपसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो एक ऐसे पेमेंट की बात करी जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में रीप अप होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, जब आपकी कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाती हैं, उसके अंदर अपना नए नए प्रकार के टेक्निकल इनोवेशन, रेनोवेशन करती हैं, नए प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, तो वो जो R&D की लैब के लिए बहुत बड़े अमाउंट का खर्चा किया जाता है, वो सारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तभी तो देखो ना स्टूडेंट, जब भी आप नए मोबाइल्स देखते हैं, नए कार के सेगमेंट्स देखते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखते हैं, तो वो आपके बड़े यूनिक और एडवांस फीचर्स के साथ होते हैं। उनको बनाने के लिए बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज लगती है। ठीक है, तो फिर खर्चा भी ज्यादा चाहिए। तो हम कहते हैं उस केस में कंपनी इतने बड़े खर्चे करती है, बट 1 साल के लॉस में हम कभी भी, या 1 साल के प्रॉफिट में हम कभी भी उसको माइनस नहीं करते हैं। कि मान लीजिए अगर मेरा 1 साल का प्रॉफिट हो गया 50,000, मेरा डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा है 2 लाख रुपए का, तो अगर मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा 50,000 के प्रॉफिट से माइनस कर दिया, तो मेरी फर्म लॉस में चली जाएगी। 1,50,000 का लॉस अगर मैंने क्रेडिटर्स को दिखा दिया, तो वो मेरे से बिजनेस नहीं करेगा। मैंने बैंक के पास दिखा दिया तो मुझे फंड्स नहीं देंगे। मैंने कस्टमर को बता दिया तो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका हुआ? मेरा। तो हम क्या करेंगे? उस 2 लाख में से मैं क्या करूंगा? 1/10 काट के 20,000 ही अपने 50,000 के प्रॉफिट में से माइनस करूंगा। तो इट मींस, जैसे मैंने कहा, प्रॉफिट अगर मेरा 50,000 था और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा, जो मैंने ऊपर बात करी, 2 लाख रुपए है, तो मैं इसका सिर्फ 1/10 यानी 20,000 ही अपने करंट ईयर में से माइनस करके दिखाऊंगा, ताकि 30,000 के फिगर एज अ पॉजिटिव प्रॉफिट दिखाई दे। अब आप कहोगे सर फिर 1,80,000 का क्या करोगे? आपने तो 20,000 ही दिखाए। तो हम इस 1,80,000 को एज अ फिक्टिशियस एसेट के रूप में एसेट साइड पे दिखा देंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को माना था। आपको नहीं लगता ये भी प्रीपेड एक्सपेंस ही हुआ? पहले से पे कर दिया, लॉजिक। तो अगर आपने इसको प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट माना था, तो हम अपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लॉन्ग टर्म एसेट मानेंगे, बट फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है, बट फिर भी इनकम अर्न करने में मदद तो कर रहा है। देखो, बेनिफिट दैट विल बी रीप अप और अराइज इन फ्यूचर। ठीक है,
तो आई होप मेरे एग्जांपल्स क्लियर होंगे। दो एग्जांपल ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक, और एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ ये एग्जांपल मैंने आपके पास कोट करे, मैंने आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया। इसके शॉर्ट नोट्स के रूप में कई स्कूलों के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं और 12th के अंदर से लेके प्रोफेशनल कोर्सेज तक भी इसकी यूटिलिटी किसी न किसी चैप्टर में आती ही है। नाउ वी हैव 8। अब बहुत छोटे छोटे टर्म हैं बट येट इंपॉर्टेंट। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है स्टूडेंट? बेसिकली इट इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हमने आपसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो हमने कहा था हमारा पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो जो हमने आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन की बात की थी वो बेसिकली बुक कीपिंग की ही बात हम कर रहे थे। तो कई बार स्कूलों में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो हम कहते हैं बुक कीपिंग इज अ नैरो टर्म, जबकि अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, whereas accounting consisting of several step or stages to complete। ठीक है, अब यहां पे अगर हमने बात करी बुक कीपिंग इज ओनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्लासिफाइंग देम, समराइजिंग द अकाउंट्स, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ठीक है, तो आपके पास यहां पे अगर प्राइमरी स्टेप बोला दैट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये हो गई हमारी बात बुक कीपिंग की। सिंपल सा टॉपिक है। अब ये मान के चलिए बुक कीपिंग की बात तो मैंने कर ली, प्राइमरी स्टेप है, पहला स्टेप है अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग करेंगे किसके थ्रू, कैसे करेंगे? उसके लिए हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, वो है जर्नल। जर्नल की मैं बात करूं तो कि जर्नल पर भी हम एक बहुत बड़ा सेशन लेने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जर्नल की हम बात करें तो जर्नल is said to be a primary book, और जिसको आप कह सकते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दैट इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले बुक जो आप ओपन करेंगे अपने 11th स्टैंडर्ड में वो होगी आपकी जर्नल। ठीक है, तो जर्नल एक प्राइमरी बुक है, एक ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड है जिसको हम अपना इस्तेमाल करेंगे सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए हमने इसको यूज किया है। तो आप ये मान के चलेगा जब भी जर्नल के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करना होगा। इट मींस जर्नल विल स्टार्ट परमिटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। मतलब क्या हुआ, हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे जो हम बताएंगे आपको। वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट इनके मैकेनिज्म से ही आपको ध्यान रखना है, अपने सारे के सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाना है। करना किसमें है? जर्नल में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हमारा 9th टर्म जर्नल, दैट इज अ प्राइमरी बुक that is concerned with the recording of all financial transactions। पर मान के चलिए स्टूडेंट्स कि अगर जर्नल अगर हम लेके चलते हैं तो जर्नल में हमें बहुत सारी मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी पड़ सकती हैं, तो क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है? जी हाँ, ऑल्टरनेटिव क्या है? वो है हमारा 10th टर्म, दैट इज सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू द जर्नल। यानी जर्नल का एक ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि जर्नल में आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो बहुत कमरसम हो जाता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है। कौन सी ट्रांजैक्शन किस पेज पे आपने रिकॉर्ड की है, दैट बिकम्स अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टीडियस टास्क। तो क्यों ना एक काम करें, हम हर एक पर्पस के लिए एक सब्सिडियरी बुक्स बना लें। तो मतलब इनको हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। They are also called as primary books क्योंकि they are also concerned with recording of financial transactions। तो यहां पे जो मैं लिस्ट बना रहा हूं ना स्टूडेंट्स, वो आपकी सब्सिडियरी बुक्स की लिस्ट बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सब्सिडियरी बुक होती है परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ध्यान रखना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली।
एसेट की नहीं। एसेट की मत यूज करना स्टूडेंट। इसी तरह से एक बुक हमारी बनेगी स्पेशल पर्पस की, सेल्स बुक, जिसका काम होगा सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना। देन परचेज रिटर्न बुक, जिसका काम होगा आपके पास सारी क्रेडिट परचेज को रिटर्न करना। ठीक है। देन देयर कम सेल्स रिटर्न बुक, जिसका काम होगा उन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो रिलेटेड है आपकी क्रेडिट सेल्स रिटर्न से। इसका मतलब ये सारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस चल रही हैं। क्रेडिट में माल खरीदा यानी गुड्स परचेज करे तो परचेज बुक बन गई। क्रेडिट में हमने माल बेचा यानी गुड्स सेल आउट करे तो आपने सेल्स बुक में कर दिया। हमने अगेन कोई भी क्रेडिट जो परचेज थी वो रिटर्न हमने कर दी तो हमने परचेज रिटर्न बुक में उसको दिखा दिया, रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपके पास कोई क्रेडिट सेल्स का माल रिटर्न हो गया तो उसके लिए हमने सेल्स रिटर्न बुक बना ली। इस परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं। देन देयर कम्स बिल्स रिसीवेबल बुक, देन बिल्स पेबल बुक। अब ये जो बुक बनती है ना स्टूडेंट, ये बनती है डेटर्स के लिए जिनको आपने उधार पे माल बेचा, ये बनती है क्रेडिटर्स के लिए जिनसे हमने उधार पे माल खरीदा। इसका मतलब जब भी कोई डेटर इनसिक्योर है, पेमेंट नहीं कर पाएगा या हमें डाउट हो रहा है कि पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, क्यों ना हम उसके ऊपर एक लीगल डॉक्यूमेंट ड्रॉ कर दें अपना पेमेंट एश्योर करने के लिए कि हमें उससे पेमेंट मिल जाएगा। तो उस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम होता है बिल। तो अगर डेटर पे हमने बिल ड्रॉ करा और उसे एक्सेप्ट करके साइन करके हमें वापस किया तो बिल हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। ठीक इसी तरह से अगर क्रेडिटर ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया अपना पेमेंट अश्योर करने के लिए और हमने साइन करके वो बिल क्रेडिटर को रिटर्न कर दिया तो वो बिल हमारे लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो डेटर पे ड्रॉ किया हुआ बिल हमारे लिए क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पेमेंट उस पर रिसीव होना बाकी है। क्रेडिटर पे क्या बनेगा, बिल्स पेएबल, क्योंकि हमें उस बिल का पैसा पे करना है, पेएबल। ठीक है, दोनों लॉजिक क्लियर है। नाउ अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमारे पास आती है ऑल काइंड ऑफ कैश रिसीट्स और पेमेंट के लिए कैश बुक। कैश बुक बताती है कि आपने कहीं से भी कोई सा भी पैसा रिसीव किया है, कहीं भी पैसा आपने पे करा है, बना लो कैश बुक। ठीक है, कैश बुक की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, इस पर भी हमारा सेशन आएगा, हम पूरा एक सेशन डेडिकेट करेंगे कैश बुक पे। तो कई सारी फॉर्म्स होती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जा सकती है, डबल कॉलम कैश बुक बनाई जा सकती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई जा सकती है और छोटे छोटे खर्चों के लिए पैटी कैश बुक बनाई जा सकती है। तो हमने फिर से कहेंगे, कैश बुक is a primary book that records only cash based transactions. Cash receipts, cash payment from all sources will be recorded in cash book. ठीक है। Lastly, जो ट्रांजैक्शन इनमें से कहीं भी नहीं आएगी वो कहां रिकॉर्ड होगी, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर इज जस्ट सिमिलर टू जर्नल, पर वो जर्नल नहीं है, ध्यान रखना। जर्नल प्रॉपर एक ऐसा जर्नल होगा जिसमें हम वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो हमारी किसी भी सब्सिडियरी बुक में नहीं आएगी। तो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की, देखो कहीं आ सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, क्या कहीं आ सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने की, कहीं आ सकती है, नहीं। सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, सारी अक्रूड इनकम्स की, जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, परचेज सेल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, रिटर्न्स इन्वॉल्व नहीं हो रही है, बिल्स का अमाउंट देना लेना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जर्नल प्रॉपर में आती हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। सो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन कॉल इट एज स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स, जिनकी हमने लिस्ट आपके सामने स्टूडेंट्स बनाई है। आई होप आपके पास सब्सिडियरी बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, दैट इज लेजर। नाउ तो लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर एक ऐसी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स है जहां पे हम अपनी सारी रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अलग अलग अकाउंट के अंदर पोस्ट करते जाते हैं। तो अगर हम बात करें लेजर की स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, दिस इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स दैट इज कंसर्न विद पोस्टिंग ऑफ ऑल recorded financial transactions
in different account heads. Basically, it is concerned with the classification of recorded transaction. यानी लेजर आपकी वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है जिसका बेसिक पर्पस होता है सारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते जाना। यानी अगर हमने गुड्स परचेज करे हैं तो परचेज का हम एक लेजर अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप सब्सिडरी बुक नहीं खोल रहे हैं तो अगर आप अपने पूरे साल भर की परचेज अकाउंट में डाल देते हैं तो हमारे लिए जानना आसान हो जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है। लाइकवाइज सेल्स का लेजर बन सकता है, सैलरीज का लेजर बन सकता है। जितने भी आपके अकाउंट ओपन होते हैं जर्नल एंट्री करते समय, जर्नलाइजिंग करते समय, उन सब के लेजर ओपन हो जाते हैं। कैपिटल का लेजर, कैश का लेजर, सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, रिटर्न्स का लेजर, एक्सपेंसेस का लेजर, इनकम का लेजर, एसेट्स का लेजर। आपने जितने एसेट्स खरीदे हैं सबका लेजर बन जाएगा। जो लाइबिलिटीज आपने जनरेट करी है उन सब का लेजर। तो ये मान कर चलिए हमारे साल भर में मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लेजर अकाउंट्स खुल सकते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया था, अब हम उनको कैटेगराइज और पोस्ट कर रहे हैं इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट हेड्स। सिंपल सी बात करूं, अकाउंट्स के अंदर आपको उनसे रेस्पेक्टिव रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। तो लेजर के लिए ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेजर के लिए पोस्टिंग, जर्नल के लिए एंट्री, ये दोनों वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा। ठीक है, तो जर्नल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आप जर्नल एंट्री करोगे, और अगर लेजर की बात हम करें तो लेजर में पोस्टिंग करोगे, जहां पे अलग अलग आपके हेड्स पे अलग अलग तरीके से आपके पास सारे के सारे अकाउंट्स फिल होते जाएंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पोस्ट होती जाएंगी। ठीक, नाउ इस पर भी हम अपना पूरा एक अलग से सेशन डेडिकेट करेंगे स्टूडेंट, विद क्वेश्चन। मैं बताऊंगा कैसे लेजर बनाए जाते हैं, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है, ताकि आपको पता चले कि व्हाई लेजर इज सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि जर्नल और लेजर ये बहुत मोटे बेसिस हैं आपके अकाउंटेंसी के। अगर आपने इनको अच्छे समझ लिया तो आपके पास ये मान के चलेगा 60 to 70% ग्रोथ तो आपकी 11th के अंदर ही बन जाएगी अकाउंटिंग की, इन 2 चैप्टर से ही। ठीक है, नाउ जब बात हमने अपनी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स की कर ही ली है, लेजर की कर ही ली है, जिसका बेसिक पर्पस क्लासिफिकेशन था, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है आपका ट्रायल बैलेंस। देखिए स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस आपकी वो स्टेटमेंट है that is concerned with the closing balances of all accounts opened during the year. अब हम इसको स्टेटमेंट बोले या आप समरी भी कह सकते हो। ट्रायल बैलेंस हमारा 3rd स्टेज ऑफ अकाउंटिंग फुलफिल करता है, जिसको हम समराइजेशन भी बोलते हैं। तो जैसे ही आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने ट्रांजैक्शंस करनी शुरू करी, आपने जर्नल में उसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, लेजर में अपने अकाउंट हेड में पोस्ट करना चालू किया, पूरे साल भर आपका एक क्रम चला। जैसे ईयर एंड आया, मार्च 31 आया, आपने सारे बैलेंसेस को क्लोज करना चालू कर दिया, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना चालू कर दिया। जैसे जैसे अकाउंट क्लोज हुए, उनकी क्लोजिंग फिगर्स निकली। क्लोजिंग फिगर से हमने एक स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट किया, जिसको हमने नाम दिया ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का बनाने का पर्पस क्या है? पर्पस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी 2 प्रकार की होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस बैलेंस शीट। तो ये मान के चलेगा जितने टॉपिक हमने लिए हैं, इनमें से बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर बन के आपके सामने इन अपकमिंग सेशंस में, वीडियोस में आने वाले हैं, राइट। तो आज मैंने आपके सामने 12 कॉन्सेप्ट्स और लिए हैं स्टूडेंट्स। आई होप ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स आर रियली इन टच एंड अंडरस्टूड बाय यू। इनके साथ हम अपने नेक्स्ट सेशन को कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी मोमेंट्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय। अब बहुत छोटे छोटे टर्म